नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है एडीबीसी 311 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट के गेस पेपर की अपन बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में ऐसा का ऐसा छपने वाला है। और इसके साथ में ही आपने देखा होगा कि जो गेस पेपर है उनसे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स भी मैंने देखा और बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके इस सब्जेक्ट के भी पेपर में क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके छपने वाले हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रही है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में मैं आपको बता देता हूं, पहले वाली चीजें जरूर क्लियर करनी है, तभी आपका पूरा क्लियर होगा। एक ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, एक न्यू टाइप सॉल्यूशन की क्लासेस जरूर देखनी है, और वो आई हुई है, मतलब वो क्लासेस आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर ओनली आपको देखना है यूट्यूब पर। ठीक है, और आगे की जो भी वीडियोज है अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन उनका सबसे पहले आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें दो वर्ड आते हैं, पहला आता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और दूसरा आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या आ जाएगा बेटा? बिजनेस कम्युनिकेशन आ जाएगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यम, क्या आता है बेटा? उद्यम आता है। अब उद्यम क्या होता है? उद्यम अपन जैसे कि कोई नया, अपन कोई भी नए विचार के साथ में नया कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक के जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट का कोई स्टार्ट किया, तो वो अपने क्या होता है? वो उद्यम होता है। वो क्या होता है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मतलब वो उद्यम होता है। ठीक है, नया विचारधारा आपने कार्य स्टार्ट किया, जोखिम साथ में लेकर, जोखिम भी आपने उठाया उस चीज के प्रति, श्रम का, इसके साथ में कैपिटल का, आपने धन भी वहां पर लगाया। ठीक है, इसके साथ में ही एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब उद्यम का आप विकास कैसे कर सकते हो। इसके साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब व्यवसाय के लिए कुछ कौशल चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन मतलब संचार। जैसे ही अपन जैसे कोई भी बिजनेस अपने स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपनी जो संचार की जो कौशल होती है, मतलब कहीं ना कहीं संचार का जो एक प्रोसेस होता है, वो संचार का प्रोसेस क्या होता है बेटा? जरूरी होता है। तो इसमें आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब अपन कम्युनिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो अपने आता है। क्या आता है? व्यवसाय संचार आता है। क्या आता है बेटा? व्यवसाय संचार आता है। तो इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने आता है डिफाइन, मतलब डेफिनेशन पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या आ जाएगा? एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना है, क्या करना है? एंटरप्रेन्योरशिप करना है। ये थोड़ी सी क्या है, आपको डेफिनेशन सही नहीं दी हुई है, तो क्या है यहाँ पर? क्या आ जाएगा? एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और इसके साथ में ही टेक्निकल डेफिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो इंग्लिश में बता रखा है, बेटा आगे बाइलिंगुअल आपको आंसर मिलने वाला है इनके। फिर आता है टेक्निकल स्किल्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बिजनेस प्लानिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड, या इसको सीपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीएम भी कहते हैं। इसके बाद में मैस्लो नीड हायरार्कीज थ्योरी, इसके साथ में ही डिफरेंट में आता है बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, इसके साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर। इसमें आपको क्या देखना है? अंतर देखना है। इसके बाद में अपने आता है राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट में आपको क्या करना है? बताना है। किसके बारे में बताना है? सबसे पहले तो स्वॉट एनालिसिस, SWOT, इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ में आता है इट्स यूज इन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स है वो किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, मतलब स्वॉट एनालिसिस का, स्वॉट एनालिसिस का किस प्रकार से वो एंटरप्रेन्योरशिप में यूज करते हैं, वो आ जाएगा। इसके बाद में आता है जो मैकलेंड थ्योरी है। क्या है साथियों? मैकलेंड जो थ्योरी है, मैकलेंड लीड, और इसके साथ में ही क्या आ जाएगा? अचीवमेंट थ्योरी, मैकलेंड नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी आ जाएगी। इसके साथ में ही PERT एंड CPM, PERT एंड क्या आ जाएगा बेटा? CPM आ जाएगा, क्रिटिकल पाथ
मैनेजमेंट। अब इनके बारे में अपने को क्या देखना है, इनके बारे में अपने को आंसर देखने हैं। इसके बाद में आता है अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप में सबसे पहला है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब जो उद्यमी होते हैं, उद्यमी के प्रकार आपको बताने हैं। और इसके साथ में ही एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स है, मतलब इनके अलग अलग क्या होते हैं, उद्यम होते हैं, उनके बारे में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी विशेषताएं बतानी है, किसकी, एंटरप्रेन्योर्स की, मतलब उद्यमी की। किसकी बतानी है साथियों, उद्यमी की विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द की कंपोनेंट एंड एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या सप्लाई है, उसके आपको क्या बताने हैं, उसके आपको बताने हैं कंपोनेंट्स या, और इसके साथ में एडवांटेज बताने हैं। इसके बाद में आता है डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, मतलब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के आपको क्या बतानी है, स्टेप्स बतानी है। फिर आता है लॉन्ग टू टाइप के क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग टाइप का ही क्वेश्चन है पर सेकंड नंबर का है, और इसमें आपके जैसे 6 और 7 में पूछता है ना वैसे है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपको कमेंट्स, मतलब टिप्पणी के रूप में बताना है बिजनेस लीडरशिप स्किल्स के बारे में, मैनेजरियल स्किल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में। इसके साथ में ही एक्सप्लेन इन डिटेल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके लिए चैलेंजेस है। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, और टाइप्स आपको बताने, मतलब प्रकार बताने। क्या बताने हैं बेटा, इसके प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले एग्री जो प्रीन्योरशिप है, मतलब अपन बात करें कृषि उद्यमिता। क्या बोलते हैं बेटा, कृषि उद्यमिता, कृषि में उद्यमिता। जैसे अपन बात करें उद्यमिता तो सभी सेक्टर में होती है, जैसे कि अपन बात करें तो जो अदर इंडस्ट्री वगैरह होते हैं उनमें भी होती है, ठीक है, अदर कोई भी सेक्टर हो। पर अपन बात करें एग्रीप्रेन्योरशिप, मतलब अगर बात करते हैं कृषि उद्यमिता की, तो कृषि उद्यमिता ओनली किस में होती है, कृषि के क्षेत्र में होती है। जैसे किसी ने वर्मी कंपोस्ट लगा लिया, किसी ने स्टोरेज वगैरह का लगा लिया, किसी ने प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एग्रीप्रेन्योरशिप है। कृषि उद्यमिता का विकास से तात्पर्य है कि कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता, कौशल और व्यवसायों को विकसित करने की प्रक्रिया है, जो कि उत्पादकता, लाभप्रदता, इसके साथ में स्थिरता को बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कृषि उद्यमिता विकास का तात्पर्य है कि कृषि क्षेत्र में क्या करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना। तो पहला क्या आ जाएगा, एग्रीप्रेन्योरशिप। इसके बाद में अपने आता है टेक्निकल स्किल्स। क्या आता है बेटा, टेक्निकल स्किल्स, मतलब तकनीकी, कोई भी उपकरण को चलाने की है, कोई भी तकनीक को समझने की है, वो अगर आप में कौशल है, वो अगर आप में कौशल है, वो आप में स्किल्स है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स। तकनीकी कौशल किसी पैसे में विशिष्ट कार्य करने, किसी भी सेक्टर, इसका मतलब क्या है, किसी भी सेक्टर में विशेष कार्य करने या विशेष उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स समझ में आ गया क्या होता है। टेक्निकल स्किल्स होता है कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, कोई भी उपकरण है, कोई भी तकनीक है, उसको उपयोग करने का अगर कौशल है तो उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। इसके बाद में आता है अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको बोलते हैं, जैसे एक तो किसान है, ठीक है, एक अगला पक्ष है जिनके पास में भूमि है, ठीक है, या कोई कंपनी वाले हैं, उन कंपनी वालों से ये किसान पहले ही समझौता कर लेता है, पहले ही समझौता कर लेता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका इतने 6,000 रुपए, 6,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से क्या करना है, मेरे को ये जो प्रोडक्ट है वो बेचना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, जो भी मेरा प्रोडक्शन होगा मैं आपको 6,000 के भाव में दे दूंगा। तो ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बुआई के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखिएगा, अनुबंध कृषि एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसान और एक खरीदार के साथ में समझौता हो जाता है, फसल या पशुधन का उत्पादन करता है, जिसमें
खरीदार इनपुट प्रदान करता है और खरीद की गारंटी देता है। खरीद की गारंटी लेगा, इनपुट क्या देगा, वो खरीदार देगा, इनपुट इसमें लगने वाले इनपुट कौन देगा, खरीदार देगा। और खरीद की गारंटी लेगा, जो खरीदार होगा वो खरीद की गारंटी लेगा कि मैं क्या करूंगा, इसको खरीदूंगा और इस भाव में खरीदूंगा, इस कीमत पर खरीदूंगा। इसके बाद में अपने आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में आता है बिजनेस प्लानिंग। मतलब आपका जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में आप क्या करते हो, लक्ष्य निर्धारित करते हो, एक लक्ष्य निर्धारित करते हो, एक टारगेट निर्धारित करते हो कि मेरे को इस टाइम में ये अचीव करना है, इस टारगेट इस टाइम में मेरे को ये अचीव करना है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बिजनेस प्लानिंग कहते हैं। तो बिजनेस प्लानिंग में लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का निर्धारण करना, व्यावसायिक उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाना इसमें क्या होता है, शामिल होता है। मतलब पहले से एक मैप बना लेते हैं कि अपने को ये कार्य करना है और इसके साथ में ऐसे ऐसे अपने को ये टारगेट अचीव करना, इसको बोलते हैं व्यवसाय की प्लानिंग या व्यवसाय नियोजन या बिजनेस प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या आता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसको क्या कहते हैं, सीपीएम कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड आ जाएगा, जिसका मैंने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में भी आपको बताया था। देखिएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड एक प्रकार की परियोजना प्रबंधन तकनीक है। मतलब कोई भी आप प्लानिंग तैयार कर रहे हो, कोई भी आप प्लानिंग तैयार कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को प्रबंध करने की क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है। कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या है बेटा, टेक्निक है। क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या है, ये टेक्निक है। ठीक है, जो कि कार्यों की सबसे लंबी श्रृंखला की क्या करती है, पहचान करती है, और परियोजनाओं के लिए सबसे कम समय में क्या करती है, सबसे कम समय सीमा क्या करती है, निर्धारित करती है। मतलब जो प्रोजेक्ट तैयार करती है वो प्रोजेक्ट भी कम समय का होता है, और इसके साथ में क्या होती है, जो प्रोजेक्ट तैयार करती है उसका क्या करती है, मैनेजमेंट करने का भी कार्य करती है। एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की तकनीक है, सीपीएम। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मैस्लो नीड थ्योरी। क्या आता है, मैस्लो नीड थ्योरी। वहां पर गलती से टाइप में मस्लो था, तो यहां पर क्या होगा बेटा, मैस्लो नीड थ्योरी होगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसके अनुसार 3 सिद्धांत है, इसके अनुसार 3 सिद्धांत है, और तीनों सिद्धांतों की अगर बात करें, तीनों सिद्धांतों की बात करें, सॉरी, मैस्लो के अनुसार कितने हैं, 5 थ्योरी है। कितनी है, 5 थ्योरी है, पांचों लेवल की अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैस्लो का ये जो थ्योरी थी, ये मोटिवेशन की थ्योरी थी। क्या थी बेटा, मोटिवेशन की थ्योरी थी, प्रेरणा। ठीक है, अब इसमें अपन बात करें कि सर ऐसा क्या था जो मैस्लो ने बताया। मैस्लो ने बताया कि एक व्यक्ति जो भी अपने काम के प्रति प्रेरित होता है, प्रेरणा उसको मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं 5 स्टेप से मिलती है। मतलब 5 कारण होते हैं। वो 5 कारण में सबसे पहले बताया कि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल, जो भौतिक या शारीरिक अपन इनको बोल सकते हैं, वो जैसे कि अपने को रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह की, रोटी की आवश्यकता होती है, पहले खाने के लिए चाहिए, तो पहले खाने वगैरह की और इसके साथ में रोटी वगैरह की, उनकी चाहिए। फिर आती है सेफ्टी, मतलब एक अच्छा मकान वगैरह चाहिए सेफ्टी के लिए, तो फिर क्या आता है, सेकंड सेफ्टी आता है। फिर आता है लव या बिलोंगिंग, मतलब आप जो भी रिलेशन रखते हो, जो भी एक परिवार में रहते हो, आपके जो संबंध रहते हैं बेटा, उनके लिए आपको क्या चाहिए, उनके लिए एक प्रेरणा मिलती है कि मेरे को मेरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, प्रेरित। पहले किस चीज के लिए प्रेरणा मिलती है कि भूख लगती है जब कमाने की सोचते हो, नहीं सोचते कि सर, बिल्कुल सोचते हैं। उसके बाद में जब अपने पास में मकान नहीं होता है, तब अपन क्या करते हैं, कमाने की सोचते हैं, मेहनत करते हैं। इसके साथ में जब अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तब अपन क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसके साथ में एक आता है, इसमें आता है सम्मान, कि एक अपने को सोशल स्टेटस बनाना है। मतलब ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, पर एक अपने को समाज में एक स्टेटस बनाना है, तो वो स्टेटस बनाने के लिए और खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए लास्ट की स्टेप होती है। तो बेटा इनके लिए क्या करता है, एक व्यक्ति मेहनत करता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रम बाय क्रम क्या है, एक सिद्धांत है जो कि प्रेरणा देता है। किसको प्रेरणा देता है, मनुष्य को प्रेरणा देता है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत है, 5 चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपने आता है
बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में अंतर किसमें आ जाएगा बेटा? एक बिजनेसमैन है मतलब जो कि व्यवसाय करता है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी जिसको अपन बोलते हैं, जो अपने सबसे पहले बिजनेसमैन की बात करें तो व्यवसायी कौन होता है? जो कि जिसके पहले से कोई कार्य चल रहा था, पहले से कोई व्यवसाय चल रहा था, उसको वो क्या करता है? आगे की ओर लेकर जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी अपन बात करें कि कोई भी जैसे कार्य है, पहले किसी ने कोई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, उसका जो बेटा या जो भी उसका उत्तराधिकारी है वो उसको आगे की ओर बढ़ाता है, तो वो तो उनका क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। अब ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो नया क्या करता है? एक स्टार्टअप करता है, जैसे कि कुछ भी मान लो नया कोई भी, जैसे कोई भी डिलीवरी वगैरह का कोई बना देता है, खुद का व्यवसाय बना लेता है, कोई और चीजों का। आजकल तो बहुत सारे अपन सुनते हैं कि ये व्यवसाय मतलब ये नया उद्यम, नया स्टार्टअप किया, मतलब नए स्टार्टअप को आप क्या बोल सकते हो? उद्यम बोल सकते हो, ठीक हो। तो इसमें देखो सबसे पहले नए स्टार्टअप को करने वाला कौन होता है? उद्यमी होता है। उसके दिमाग में क्या आता है? नया विचार आता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद में आता है बिजनेसमैन, मतलब पहले उसके पास में क्या होता है? कुछ उसका व्यवसाय होता है, उसके जो बात करें तो उसके पेरेंट्स वगैरह के द्वारा, घर वालों के द्वारा पहले से होता है और वो उसको ही आगे बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन बोलेंगे। देखो एक व्यक्ति जो कि मौजूदा विचारों और प्रथाओं के आधार पर व्यवसाय चलाता है, एक व्यक्ति जो कि नए व्यवसाय के विचार बनाता है और नवाचार के लिए क्या करते हैं? जोखिम उठाते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। इसके बाद में आता है रिस्क की बात करें तो इसमें कम जोखिम रहता है, क्योंकि पहले से क्या होता है? ये प्रचलित होता है, उसमें इतना जोखिम नहीं रहता। पर भाई साहब कोई नई चीज पर अपन एफर्ट्स लगाए, नई चीज का स्टार्टअप लगाए, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या रहती है? रिस्क अधिक रहती है। क्या रहती है बेटा? रिस्क अधिक रहती है। इसके बाद में आता है फोकस। इसका फोकस रहता है ओनली लाभ पर। इसका रहता है कि नवाचार और मूल्य निर्माण पर केंद्रित है, मतलब वैल्यू क्रिएशन। कहीं ना कहीं जो खुद का स्टार्टअप है उसको एक नए मुकाम पर ले जाना, उसका क्या होता है? उसका कहीं ना कहीं फोकस होता है। इसके बाद में आता है इसमें कंपटीशन अधिक होती है, और भाई साहब इसमें तो कंपटीशन नहीं होता है, इसमें तो भाई साहब क्रिएट करना पड़ता है, मार्केट को ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस चीज का पहले मार्केट है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होता है? क्रिएटिव। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। उदाहरण के साथ बात करें तो कोई दुकानदार है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो क्या करता है? पहले से कोई दुकानें चल ली आ रही है, ठीक है, उनको कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन हो गया। एक स्टार्टअप का संस्थापक हो गया, जैसे कोई भी फाउंडर मान लो किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी कंपनी है जो नई स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ स्टार्टअप। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर। एक तो क्या है? मैनेजर है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो मैनेजर क्या होता है? मैनेजर एक कंपनी में जो कार्य करता है उसको मैनेजमेंट का जो कार्य संभालने के लिए देते हैं, वो क्या होता है बेटा? मैनेजर होता है। वो क्या होता है कि सर वो मैनेजर होता है। क्या होता है बेटा? वो मैनेजर होता है, ठीक है। इसके साथ में एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप होता है अपना जो व्यवसाय है, उद्यमिता, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले नवाचार के साथ में एक नया व्यवसाय शुरू करने और चलाने की ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस होती है। इसके साथ में ही एक व्यक्ति जो कि मौजूदा संगठन के संचालन की निगरानी और नियंत्रण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मैनेजर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? मैनेजर कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नवाचार और मूल्य निर्माण। क्या आ जाएगा? नवाचार और मूल्य निर्माण पर क्या रहता है? इसका फोकस रहता है। और इसके साथ में इफिशियंसी और गोल अचीवमेंट, ये क्या होता है? मैनेजर का होता है कि कुशलता और लक्ष्य प्राप्ति, क्योंकि जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट का कार्य उसी को संभालने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में आता है इसमें रिस्क टेकिंग। इसमें रिस्क क्या रहती है कि सर अधिक रहती है उद्यमिता में। इसमें कुछ भी रिस्क नहीं होगी, क्योंकि मैनेजर है। रिस्क होगी तो किसको होगी? मालिक को होगी, क्योंकि इसको तो क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग, मतलब व्यवसाय बनाने और बढ़ाने के लिए निर्णय लेता है, और यह संगठनात्मक ढांचे को भीतर क्या करता है? निर्णय लागू करता है, मतलब इसके अंदर जितने भी कर्मचारी है उनके लिए ये निर्णय लागू करता है। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल की बात करें तो फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, वो क्या हो जाएगा? वो आपके बात करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप। इसके साथ में फ्लिपकार्ट में संचालन का प्रमुख, मतलब जो फ्लिपकार्ट है उसका कोई हेड बना दिया किसी को, तो वो क्या आ जाता है? उसका मैनेजर आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर।
आगे आता है स्वॉट एनालिसिस, मतलब कोई भी अपने व्यवसाय है, कोई भी अपना बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी उद्यम है, उस उद्यम की अपने को कमियां या उसकी या तो उसमें कोई मजबूती है या उसमें कोई कमजोरी है, उसको पहचानने के लिए या फिर उसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या प्लानिंग तैयार करनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है स्वॉट एनालिसिस। एक क्या है, मजबूत एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि हेल्प करती है, अपनी सहायता करती है किस चीज में, अपने को अपने व्यवसाय के बारे में समझने में कि अपने व्यवसाय में कहां पर कमी है और कहां पर अच्छाई है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके, हिंदी में ही बात कर लेते हैं, वैसे हिंदी वाले ही रहते हैं ज्यादातर, किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में देख लेना। देखो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस से क्या है, रणनीतिक योजना का क्या है, उपकरण है जो कि 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, 4 चीजों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब 4 चीजों में 2 क्या होती है बेटा, आंतरिक होती है, 2 बिजनेस के क्या होती है, आंतरिक होती है, और 2 क्या होती है, बाह्य होती है। 2 क्या होती है, बाह्य होती है, और 2 क्या होती है, आंतरिक होती है। इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो जो भी अपना बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के अंदर क्या चीजें चल रही है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएगी जैसे कि अपन बात करें उसमें काम करने वाले जो भी उसके कर्मचारी है वो चीजें आ जाएगी, मतलब इंटरनल जो भी मैकेनिज्म है ना वो क्या होती है, वो अपने उसमें 2 चीजें आती है, स्ट्रेंथ और इसके साथ में ही उसकी क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। बाहरी चीजें आती है 2, ये क्या आती है, बाहरी चीजें आती है, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फैक्टर है। इसमें आता है एक अपॉर्चुनिटीज, एक आती है थ्रेट्स मतलब खतरे, थ्रेट्स मतलब खतरे। अब बेटा इन चारों चीजों का अपन क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस चला रहा है, किसी का भी बिजनेस है, किसी का भी उद्यम है, तो इन 4 चीजों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रेंथ, मतलब मजबूतियां देखते हैं, जो कि इंटरनल होता है, जैसे कि उनकी जो टीम है वो टीम कैसी है, टीम कार्य के प्रति कैसी है, टीम पंक्चुअलिटी है या नहीं है टीम में, इसके साथ में टीम की जो ब्रांड वैल्यू है वो कैसी है, तो ये इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसकी क्या होती है बेटा, मजबूती होती है। पर नेक्स्ट आती है वीकनेस या कमजोरियां, क्या आती है, वीकनेस या कमजोरी आती है। अब अपना अंदर से बिजनेस चल रहा है बेटा, अब बिजनेस में क्या वित्त के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी समस्याएं आती है वो क्या है, जैसे कि अपन बात करें कि वित्त की कमी है, अपने पास में सीमित रिसोर्सेस है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो अपन बात करें तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। मतलब वीकनेस का पता लगाते हैं कि अपने पास में वित्त की कमी है या नहीं है, अपने पास में रिसोर्सेस कैसे क्या पर्याप्त है या नहीं है। अब इसके बाद में आता है अपने अपॉर्चुनिटीज या अवसर, क्या आते हैं, अपॉर्चुनिटीज या अवसर आते हैं, जैसे कि बाहर बाजार की कोई भी, जैसे सरकार ने कोई भी नई नीतियां ला दी, इसके साथ में नीतियां या तो अच्छाई के लिए हो सकती है या कहीं अपने जो बिजनेस के लिए खतरा भी बन सकता है, जैसे कोई नीतियां आ जाती है, कोई बिजनेस के हित में है, कोई क्या है अहित में है, तो वो चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। इसके बाद में एक होती है कि बाजार की प्रवृत्तियां, कि बाजार में अपन जो भी अपना व्यवसाय है, अपनी व्यवसाय की डिमांड है या नहीं है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट खतरे, इसको बोलते हैं थ्रेट्स, क्या बोलते हैं साथियों, थ्रेड्स बोलते हैं। और थ्रेड्स में आते हैं जैसे बाजार में क्या होगी, धमकियां नहीं बोलते इनको, खतरे, या ऐसे मान लो कि ये अपने बिजनेस पर कहीं ना कहीं क्या आती है, मुसीबत आती है, ठीक है, मुसीबत इनको बोल सकते हो। तो इसमें जैसे कि पहली चीज आ गई कि प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन बढ़ गया, इसके साथ में बिजली का जो बिल है वो बढ़ गया, ऐसी चीजें आती है कि जो कि अपने जो व्यवसाय है ना उसको क्या कर देती है, डगमगा देती है, अचानक आती है और ये क्या कर देती है, डगमगा देती है। नई पॉलिसी आ गई, कुछ भी आ गई, नया जो बिल है उसके उसका भाव बढ़ गया, रॉ मटेरियल आता है उसका भाव बढ़ गया, उसकी कीमत, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, थ्रेट्स है। तो इन चारों चीजों का एनालिसिस करके अपन अपने बिजनेस की एक क्या बना सकते हैं, एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं कि आगे अपने को किस चीज का ध्यान रखना है,
ठीक है। तो बेटा ये चीजें अपने को कहीं ना कहीं क्या होती है, जरूरी होती है। स्वॉट एनालिसिस इसी को कहते हैं कि SWOT, इन चारों का विश्लेषण किया जाता है बिजनेस के लिए। दो एक्सटर्नल होते हैं और दो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। ठीक है, इनसे अपना जो बिजनेस होता है, बिजनेस की कमजोरियां और शक्तियों का पता चल जाता है, और क्या सुधार करना है ये अपने को पता चल जाता है, क्या कमियां चल रही है वो पता चल जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं उद्यमियों के लिए ये किस लिए यूज में आता है। मतलब जो स्वॉट एनालिसिस है, क्या है बेटा, स्वॉट एनालिसिस है। ये स्वॉट एनालिसिस किस चीज में यूज में आ रहा है, किस चीज में यूज में आ रहा है, किस चीज में उपयोग में आ रहा है, ये चीजें अपने को जाननी है। तो सबसे पहले कि कोई भी रणनीति बनाना है, मतलब रणनीति कोई भी आपको आगे की डिसीजन की आपको कोई भी है उसकी आपको क्या बनानी है, उसकी आपको रणनीति बनानी है। उसकी क्या बनानी है बेटा, रणनीति बनानी है। तो उसकी रणनीति के लिए क्या आ जाएगा, उसकी रणनीति आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगी कोई भी रिसोर्सेस वगैरह है, कोई भी कमी वगैरह है, उसके बारे में अपने को कोई भी निर्णय लेना हो, या फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है। इसके बाद में आता है इनोवेशन। क्या आता है, इनोवेशन आता है। क्या आता है बेटा, इनोवेशन आता है। मतलब जो मजबूतियों का उपयोग करके नए अवसरों को क्या करता है, इनोवेशन करता है, इनको प्रोत्साहित करता है। तो ये चीजें क्या आती है, उद्यमियों के लिए उपयोगी होती है स्वॉट एनालिसिस की। इसके बाद में आती है साथियों जो मैकलेंड की जो थ्योरी आती है, मैकलेंड की नीड मतलब आवश्यकता। अपन ने बात की थी मोटिवेशन की, दो थ्योरी थी, मैस्लो वाली बात कर ली, अब आती है मैकलेंड की थ्योरी। इसमें तीन ही चीजें हैं बेटा, इसमें कितनी होती है, तीन ही चीजें होती है। ठीक है, अब इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले जो मैकलेंड का जो सिद्धांत है वो तीन मौलिक आवश्यकताओं की पहचान करता है जो कि मानवीय व्यवहार को क्या करती है, प्रेरित करती है। उसमें पांच चीजें थी जो कि मानव व्यवहार को प्रेरित कर रही थी कार्य करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कितनी होती है कि सर तीन होती है। सबसे पहले होती है उपलब्धि की आवश्यकता, मतलब व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने और उत्कृष्टता हासिल करने। इसके बाद में संबंधता की आवश्यकता, सामाजिक संबंधों और रिश्तों की इच्छा। इसके साथ में शक्ति, दूसरों को प्रभावित करने और प्रभाव डालने की इच्छा। तो सबसे पहले होती है उपलब्धि की आवश्यकता। किसकी होती है, उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि में आ जाएगा रोटी, कपड़ा, मकान। इन चीजों के लिए क्या होता है, इंसान प्रेरित होता है कि मेरे को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीजें कहीं ना कहीं इंसान के पास में है तो पहली जो आवश्यकता है ना वो तो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए तो वो प्रेरित नहीं होगा, अगर ये चीजें हैं तो वो प्रेरित नहीं होगा। दूसरी चीज आती है संबंध की आवश्यकता। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। अब भाई साहब अपना जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, तो उसको अपने को क्या करना है, आगे की ओर वहन करना है। तो उसके लिए मोटिवेट होता है इंसान कि मेरे को क्या करनी है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, परिवार के ये कार्य करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अपन बात करें शादी ब्याह वगैरह जो भी अपने होते हैं, जो कि नॉर्मली कार्य होते हैं, उनके लिए क्या होता है, इंसान प्रेरित होता है। एक और चीज होती है, आजकल आपने देखा होगा अगर समाज में नहीं करते हैं कुछ कम कर दिया तो समाज में बातें भी चलने लग जाती है कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, वरना इंसान करे ही नहीं। ठीक है, कि कम कर दे। ठीक है, अपन बात करते हैं कि इसने तो क्या लगाए, इसने तो 50 लाख लगाए शादी में और इसने 10 लाख ही लगाए। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं इंसान क्या होता है, प्रेरित होता है कि इसने 50 लाख लगाए तो मेरे को भी क्या करना है, 50 लाख। अब उसके लिए क्या करना है, कमाना तो है, उसके लिए कमाना तो है। तो बेटा ये क्या होती है, कहीं ना कहीं रिलेशन के लिए अपनी जो परिवार की जिम्मेदारी होती है, रिश्तों की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए क्या होते हैं, एक प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो ये दूसरी क्या आती है, थ्योरी आती है मैकलेंड की थ्योरी में। इसके बाद में आता है शक्ति की आवश्यकता। अब भाई साहब रिश्तों की भी हो गई, खुद की आवश्यकता भी हो गई। अब चाहते हैं कि मेरे को एक पावर चाहिए, मेरे को एक क्या चाहिए, पावर चाहिए कि मेरे को कहीं ना कहीं मेरे समाज में मेरे को एक अच्छा लेवल चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए। ठीक है, एक मेरा अच्छा स्टेटस होना चाहिए, मेरे पास में बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया मकान होना चाहिए, और इसके साथ में ही जो है मेरी चलनी चाहिए, मतलब मेरे समाज में मेरी चलनी चाहिए, मेरे पास में बहुत सारे पैसे होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेता वगैरह के पास में होती है। ठीक है, उस प्रकार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पैसा, पैसा ही क्या है बेटा, पैसा ही पावर है। तो वो क्या करेगा, पैसा कमाएगा, फिर पैसे के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। तो ये तीन प्रकार की इन्होंने क्या बताई है, प्रेरणा बताई है, तीन प्रकार की आवश्यकता बताई है। किन्होंने बताई है बेटा, ये अपने मैकलेंड ने बताई है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं
ठीक है। अब आता है उद्यमियों का, क्या आता है उद्यमियों की बात करें तो जो अपन बात करते हैं कि जो इस सिद्धांत के प्रति क्या होते हैं, उच्च लक्ष्य के प्रति उन्मुख होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गणनात्मक क्या होते हैं, जोखिम उठाते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि उद्यम में, अभी अपन प्रेजेंट टाइम में बात करें ना, तो प्रेजेंट टाइम में जो उद्यम है उसमें रिस्क कम रहती है। उद्यम में मतलब कोई भी अपन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, उद्यम वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसमें रिस्क कम होती है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें रिस्क अधिक रहती है। उसमें क्या रहती है, रिस्क अधिक रहती है। तो बेटा यहां पर भी वो सिद्धांत लगाकर देखो, क्योंकि आपको जरूरत किस चीज की है, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, आपको समाज प्रेशराइज कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है कि सर गवर्नमेंट नौकरी के लिए कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी ओर क्या कर रहे हो, ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, मतलब इसकी आवश्यकता हुई आपको, ये आवश्यकता ही तो आपको प्रेरित कर रही है। तो मोटिवेशन की थ्योरी ये भी कहती है कि आपको जिसकी आवश्यकता होती है उसके लिए आप क्या करते हो, मेहनत करते हो, उसके लिए पैसे कमाते हो। यहाँ पर पैसे के लिए बात कर रहे हैं, उद्यम के लिए बात कर रहे हैं, तो वही बात करेंगे। ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल आया कि सरकारी नौकरी वाला होता है, तो वो वाला भी आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है बेटा PERT और CPM। कौन सा आता है, CPM मेथड की बात कर ली थी, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि क्या करता है, कोई भी अपन प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कोई भी अपन प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का क्या करता है बेटा, उस प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन करता है, प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन, और इसके साथ में उसका मैनेजमेंट करता है। उसका क्या करता है, मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। अब दोनों को अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं PERT की फुल फॉर्म देख लो। सबसे पहले तो प्रोग्राम इवोल्यूशन, मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसका इवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक, ये आपके क्या आता है, PERT। क्या आता है, PERT आता है। क्या आता है बेटा, PERT आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं PERT और CPM। तो सबसे पहले देखो PERT क्या होता है, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक। तो देखो यह है परियोजना प्रबंधन, मतलब दोनों ही वही चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही वो चीजें हैं, पर ये मेनली क्या करता है, ये मैनेजमेंट करता है। ये क्या करता है, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। और ये क्या करता है, इवोल्यूशन करता है मेनली। अनिश्चित वातावरण में कार्यों की योजना और शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब कोई भी परियोजना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका शेड्यूल अपने को तैयार करना है, उसका प्लान अपने को तैयार करना है, तो PERT काम में आता है। यह संभाव्य समय अनुमान का क्या करता है, उपयोग करता है, जैसे आशावादी, निराशावादी, सबसे संभावित। इसके साथ में परियोजना की समय सीमा और निर्भरता की पहचान पर भी ये क्या होता है, केंद्रित होता है। क्या, PERT CPM के बारे में मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि PERT और जो CPM है वो दोनों ही उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं की योजना बनाने, शेड्यूलिंग और निगरानी करने में क्या करता है, मदद करता है, और इवोल्यूशन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके आपको अलग अलग प्रकार बताने हैं। उसके बाद में आता है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, मतलब अपन बात करें जो उद्यम होते हैं उनकी आपको क्या बताना है, उनके बारे में बताना है। और इसके बाद में आता है कि जो एक उद्यमी होता है, उस उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है बेटा, बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब उद्यमियों के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, उद्यमियों के प्रकार की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स मतलब इनोवेटिव आता है। कौन सा आता है, इनोवेटिव, मतलब जो नया करने की सोचता है। क्या करने की सोचता है, वो नया करने की सोचता है, उसको अपन कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। क्या कहते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ये उद्यमी नए विचार, उत्पाद, सेवाएं विकसित करने पर क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। और एग्जांपल आ जाएगा स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल, मतलब जैसे स्टीव जॉब्स है, एप्पल कंपनी है, इसके साथ में बड़ी बड़ी आपने कंपनियां देखी होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं ये इस चीज पर फोकस करते हैं कि मेरे को कुछ नया करना है, जो दुनिया में नहीं हो रखा है वो चीज मेरे को करनी है। ठीक है, अब एक चीज अपन मानते हैं कि अपने भारत में नहीं और सभी
सभी देशों में कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं उन युवाओं के मन में होता है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मेरे को एक नया मेरा उद्यम स्टार्ट करना। वहां के 9th 10th के जो बच्चे होते हैं वो इनोवेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आविष्कार करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक क्लीन रहता है कि मेरे को करना है तो क्या करना है, मेरे को खुद का बिजनेस करना है। पर यहाँ इंडिया में जन्म लेते ही कह देते हैं कि तेरे को क्या करनी है, जॉब करनी है। ठीक है, तो बेटा इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी कौन सा इनोवेटिव वाला है, कि इसके माइंड में हमेशा रहती है कि तेरे को क्या करना है, खुद का करना और नया करना है। पहले से चल रहा है उसके पीछे नहीं करना है, आपको कुछ नया करना है। देखिएगा इसमें आता है ये उद्यमी जो होते हैं नए विचार और उत्पाद और सेवाएं विकसित करने पर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं, मतलब नया करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है इमिटेटिव। क्या आता है बेटा, इमिटेटिव आता है जैसे कोई सफल उद्यमी है और सफल उद्यमी की क्या कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं इमिटेटिव। क्या कहते हैं, इमिटेटिव कहते हैं, मतलब ये क्या करता है, नकल करता है। जैसे कोई सफल उद्यमी है उसकी क्या कर लेगा, उसकी नकल कर लेगा। ठीक है, मतलब वो करोड़ों कमा रहा है तो ये लाख 2 लाख तो कमा ही लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के को क्या कहते हैं, इमिटेटिव कहते हैं। ये सफल व्यापार मॉडलों की नकल करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करें कोई फूड फ्रेंचाइजी है, ठीक है, कोई भी फूड से रिलेटेड कोई भी एक टॉप अपन बात करेगी, टॉप है, जैसे कोई MBA चाय वाला आ गया, तो भाई साहब अब आपने देखा होगा BTech चाय वाला, BSc एग्रीकल्चर चाय वाला, फलाना चाय वाला, ढीखड़ा चाय वाला। अब चाय वाला ही चाय वाला हो गया, मतलब वो क्या किए, कॉपी किए। वो क्या पहले MBA चाय वाला की तरह आए कि सर नहीं आए। ठीक है, अब आपने देखा होगा अदर सेक्टर में, जैसे PW वाला है तो अब जो एग्रीकल्चर वाला, IARY वाला, ICAR वाला, ठीक है, SKN वाला, SKRU वाला, मतलब अलग अलग नाम जोड़ दिए। मतलब इन्होंने शुरू में क्या नहीं किया बेटा, ये इमिटेटिंग में आते हैं। किस में आते हैं, इमिटेटिंग में आते हैं। जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस है, अब ब्राइट एग्रो क्लासेस है तो ब्राइट एग्रो फ्यूचर कर देंगे, ब्राइट एग्रो कुछ कर देंगे, ब्राइट एग्रो कुछ कर देंगे, पर ये नहीं होता है। ये क्या होता है, इमिटेटिंग होता है, इनोवेटिव नहीं है। ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस मिलेगा तो इसके बाद का मिलेगा तो इसके बाद का मिलेगा। मतलब ये क्या है, ये आइडिया है तो इनोवेटिव है। क्या है बेटा, इनोवेटिव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनोवेटिव। इसके बाद में आता है इमिटेटिंग, मतलब ये क्या करते हैं, नकल करते हैं। ये उद्यमियों के क्या है बेटा, प्रकार है। इसके बाद में आता है सोशल, मतलब सामाजिक समस्याओं को नवाचारी दृष्टिकोण से हल करने पर ध्यान देते हैं, तो ये सामाजिक उद्यमी होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोई भी NGO वगैरह की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद में टेक्निकल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में, IT सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये वाला जो एंटरप्रेन्योर का जो टाइप होते हैं, उद्यमी की जो टाइप्स होते हैं ना, ये टाइप्स कहीं ना कहीं आपको कहां पर देखने हैं, ये टाइप्स आपको जो ओल्ड पेपर वाली है ना, वहां पर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और बहुत एक्सप्लेन, और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं है मेरे हिसाब से, 1-1.5-2 घंटे की मिलेगी। पार्ट 2 मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो वहां से इनको देखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ठीक है, और जो उद्यमी के जो क्या होते हैं, वेंचर्स होते हैं, वो भी मैंने वहां पर बता रखे हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इनको भी देख सकते हो। इसके बाद में आता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब उद्यमियों की क्या विशेषता होनी चाहिए। भाई साहब ऐसे हर कोई उद्यमी नहीं बन सकता है, हर कोई उद्यमी नहीं बन सकता है। कुछ उनमें क्या होती है, यूनिकनेस होती है, कुछ उनमें क्या होती है, यूनिकनेस होती है, जिसमें सबसे पहले आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब वो क्या करते हैं बेटा, वो रिस्क, मतलब हमेशा जिंदगी में क्या करते हैं, जिंदगी में रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में रिस्क का पॉइंट ऐसा आया है कि वो बहुत ज्यादा गिर जाता है अपनी लाइफ में, उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है। जितने भी बड़े आपने अरबपति लोग देखे होंगे, उनमें हमेशा ऐसा हुआ है कि आप सोचते होंगे कि सर उनकी तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बिल्कुल है, पर बेटा कई बार वो भी बहुत ज्यादा ऋण ग्रसित
हो जाते हैं, उनकी लायबिलिटीज एसेट से कई गुना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और जितने भी माइंड में बड़े आदमियों के आपके नाम आए ना, उनकी जिंदगी में क्या आए हैं, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं और बहुत सारे क्या आए हैं, जोखिम आए। मतलब उन्होंने रिस्क उठाया है, करोड़ों रुपए लगा दिए तो लगा दिए, उनके पास में करोड़ थे, 10 करोड़ लगा दिए तो लगा दिए, बस रिस्क उठा ली तो उठा ली। उसमें असफल भी हुए तो किसी और में सफल हुए, कभी उन्होंने क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये क्या होते हैं साथियों, इनमें रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होती है, इनोवेशन, नवाचार, नया सोचने की क्या होती है, आदत होती है, नया सोचने की क्या होती है, आदत होती है। एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, जैसे कि अपन बात करते हैं, एक अपने यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले जेट की काउंसलिंग हुई थी, तो उस काउंसलिंग में एक था कि सवाल आपके जवाब हमारे। ये जो लाइन है, ये विजय सर ने सोचकर थंबनेल में लागू की, थंबनेल में चल रही थी और फिर उसके बाद में ये कहां पर आने लगी, मार्केट में अदर थंबनेल में आने लगी। मतलब ये जो लाइन है, देख लेना आप, सबसे पहले जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वहां पर देखने को मिलेगी, सवाल आपके जवाब हमारे, ठीक है। इस टाइप की 2-4 लाइनें और थी, ठीक है, जो कि पहले आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी और फिर मार्केट में क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। मतलब इनोवेटिव का मतलब होता है कि उनमें क्या होती है, इनोवेशन, नया सोचने की आदत होती है। क्या होती है बेटा, नया सोचने की आदत होती है, ठीक है। वो किसी की इमिटेटिंग नहीं करते, किसी की नकल नहीं करते उद्यमी। इसके बाद में आता है विजनरी या दूरदर्शी। अब भाई साहब ये ऐसे होते हैं, इनमें एक चीज हमेशा देखना कि जो उद्यमी होते हैं ना, वो उद्यमी ऐसे नहीं कि कल का सोच लिए, परसों का, उसके एक दिन बाद का, या 1 महीने का टारगेट बना रहे हैं, 6 महीने का टारगेट बना रहे हैं। वो लंबी सोच रखते हैं कि मेरे को उस दिन ये क्या करना है, मेरे को अचीवमेंट लेनी है। मतलब वो लंबी दौड़ के क्या होते हैं, लंबी रेस में वो क्या लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, और दूर तक वो लक्ष्य उनका जो होता है वो लंबा होता है, दीर्घकालिक होता है। इसके बाद में आता है लीडरशिप, मतलब उसमें नेतृत्व, टीम मैनेजमेंट की क्या होती है, क्षमता होती है। वो टीम का क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, टीम के मैनेजमेंट की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, ये उनके क्या हो जाते हैं, ये उनके हो जाते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं। इसके बाद में आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है अपने प्रमुख घटक आते हैं, प्रमुख कंपोनेंट आते हैं। यहाँ पर ओनली क्या है बेटा, सप्लाई है, पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं, किसके हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वैसे आपको वहां पर भी मिल जाएगा, जो ओल्ड पेपर वाली है ना, वहां पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी बता देता हूँ कि सप्लाई, सप्लाई अपन क्या करते हैं, सप्लाई किसको कहते हैं, अपन प्रोड्यूसर से, अपन प्रोड्यूसर या उत्पादक से कहां तक बेचते हैं, उपभोक्ता तक जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सप्लाई कहते हैं कि जो अपनी प्रोसेस होती है, मतलब उत्पादक से लेकर कहां तक होती है, ये उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक बेचने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन सप्लाई करते हैं। सप्लाई में क्या क्या चीजें शामिल होती है, वो सप्लाई के क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार अपन 1 मिनट के ब्रेक के बाद में चलते हैं आगे की ओर। जी साथियों, अब अपन बात करते हैं आगे की ओर, सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट या जो भी आपकी सर्विस है। मतलब आप सप्लाई किस चीज की कर रहे हो, आपूर्ति किस चीज की कर रहे हो, कि सर प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी, उसकी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी चीज आती है क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कितनी मात्रा या क्या मात्रा है आपकी, किसके आप सप्लाई कर रहे हो, वो चीज आ जाएगी। मतलब जो उत्पाद की मात्रा है
वो चीज आ जाएगी। इसके बाद में आता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि आप कच्चे माल की खरीद करते हो, उत्पादन करते हो, इसके साथ में वितरण करते हो, डिलीवरी करते हो, तो वो सारी प्रोसेस क्या होती है? सप्लाई चेन होती है। क्या होती है बेटा? सप्लाई चेन होती है। इसके बाद में आती है मार्केट कंडीशन। क्या आती है? मार्केट कंडीशन, जैसे मांग, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक रुझान, ये चीजें कहीं ना कहीं क्या आती है? मार्केट कंडीशन क्या आती है। इसके बाद में आता है एडवांटेज ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के क्या क्या लाभ है। इसमें आता है इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, इसके साथ में ही कंज्यूमर सर्टिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। वैसे मैंने 9 स्टेप्स बताई थी, पर उनको ऐसा नहीं है कि 9 ही लिखो, आप और भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, इसके साथ में ही डिस्क्राइब द स्टेज, मतलब इसकी क्या बतानी है? स्टेज बतानी है, मतलब इसकी जो स्टेप्स है या जो अवस्थाएं हैं, इसके जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक अस्थायी प्रयास जो कि एक अनोखा उत्पाद या सेवा परिणाम बनाने के लिए किया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। या पहले से क्या करते हैं? एक परियोजना तैयार करते हैं, पहले पूरा प्रोसेस, मतलब जो भी अपन कार्य कर रहे हैं ना, उसका पहले पूरा एक प्रारूप दर्शा लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने स्टेज, मतलब इसको बनाने की जो स्टेज होती है वो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब कोई भी अपने समस्या है, ठीक है, किसी का भी अपने को प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस समस्या को पहले अपने को क्या करना है? समझना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में आती है प्रिपरेशन, मतलब उसकी अपने को क्या करनी है बेटा? तैयारी करनी है, मतलब डेटा एकत्र करोगे और एनालिसिस करोगे, वो सारी प्रोसेस करोगे, प्रिपरेशन में आ जाएगी। इसके बाद में आता है अप्रेजल, मतलब क्या आ जाएगा? मूल्यांकन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूल्यांकन आ जाएगा, मतलब तकनीकी, वित्तीय, इसके साथ में पर्यावरणीय पहलुओं का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में आता है अप्रूवल, मतलब अपने को जो आवश्यक अनुमतियां हैं और संशोधन प्राप्त करने पड़ेंगे, जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसके संशोधन, रिसोर्सेस भी अपने को चाहिए। उसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसमें कार्यान्वयन आ जाएगा, योजना को लागू करना और प्रगति की निगरानी करना आ जाएगा। इसके साथ में मॉनिटरिंग और रिव्यू आ जाएगा, मतलब प्रदर्शन को ट्रैक करना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कमेंट्स ऑन, मतलब निम्नलिखित पर अपने को क्या देनी है? अपने को टिप्पणी देनी है। तो इसमें सारी जो अपनी जो भी इसकी जो थी, जो स्किल्स थी, वो मैंने पहले भी आपको समझा रखी है, ओल्ड पेपर में भी, दोबारा से अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है बिजनेस लीडरशिप स्किल्स, मतलब इसमें आता है अपन जो नेतृत्व करते हैं, तो नेतृत्व की कौन कौन सी क्षमताएं होती है। इसमें सबसे पहले विजन, विजन आपका एक होना चाहिए, मतलब आपका एक विजन, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है, ये टारगेट है मेरा। इसके बाद में डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन बनाना आना चाहिए, डिसीजन लेना आना चाहिए। इसके बाद में आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ टीम मेंबर्स, मतलब जो टीम मेंबर है उसके साथ में अपने को जो भी है उनके टीम मेंबरों की जो भावनाएं हैं वो अपने को क्या करनी है? समझनी है, सहानुभूति होनी चाहिए। इसके बाद में आती है मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल में आती है कि इसमें एक तो आपके प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव बोलने वाला होना चाहिए, मतलब बोलने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का प्रबंधन आना चाहिए, समय का प्रबंधन आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? समय का प्रबंधन आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना। क्या होता है बेटा? सौंपना। जैसे कि सौंपने का मतलब होता है कि आप कोई भी आपका संगठन है, उस संगठन में आप किसी को भी कार्य दे रहे हो कि तेरे को ये कार्य करना है, तो वो कार्य आप उसको दे रहे हो तो उसकी पहले योग्यता जांच करो, योग्यता के अकॉर्डिंग डेलीगेशन सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है अटेंशन और डिटेल, मतलब एंसरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टास्क आर एड्रेस्ड। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या स्किल्स होती है? एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको हर चीज का सॉल्यूशन आए ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। इसके साथ में क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद में आती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है
कि उद्यमिता के अवसर, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उन रूरल एरियाज में आपको क्या बताना है, उन रूरल एरियाज में आपके उद्यम लगाने के क्या क्या अवसर हो सकते हैं, क्या क्या आपके अपॉर्चुनिटीज है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, मतलब सबसे पहला क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, मतलब इसमें जैविक खेती, कृषि प्रसंस्करण और एग्रीटेक के क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर में कोई भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा दी, सेरीकल्चर कर लिया, ठीक है, हनी बी का प्रोडक्शन कर लिया, तो वो आ जाता है, तो वो अपने एग्रीकल्चरल में आ जाता है। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब इसमें क्या होता है, सरकार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी देती है, नाबार्ड जैसी संस्थाएं होती है जो कि ऋण वगैरह देने का कार्य करती है। इसके बाद में आता है ग्रोविंग मार्केट, मतलब उभरता हुआ मार्केट। आप भी अपन बात करें ना, तो उपभोक्ताओं की जो मांग बढ़ती है वो खाने पीने से रिलेटेड कहाँ पर वो होती है, उनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, गाँव में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके बाद में आता है एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इनका जो निर्माण और विनिर्माण अपन कर सकते हैं, इनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज है। इसके साथ में आती है चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब होता है कि जो ढांचा है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह का उसका नॉलेज है, वो अच्छे से नहीं है। इसके बाद में आता है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी कहीं ना कहीं क्या है, कमी है। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल कंसंट्रेट्स, मतलब इसमें होता है वित्तीय बाधाएं आती है, वित्त से रिलेटेड क्या आती है, बाधाएं आती है। इसके बाद में आता है मार्केट एक्सेस, मतलब बाजार तक पहुंच, मतलब बाजार तक पहुंचने में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। अभी भी बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे एरियाज है डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे एरियाज है जिनमें ऐसी समस्याएं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और वो आता है कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या हुआ, मैं सेंडर हुआ, आप क्या हुए, रिसीवर, मतलब मेरी बात को सुन कौन रहे हो, कि आप सुन रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा हूं। तो कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा हूं, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, कि सर कम्युनिकेशन हो गया आपका मैसेज हो गया, क्या हो गया, मैसेज। तो तीन चीजें इसमें इंक्लूड हुई, एक में सेंडर, आप रिसीवर, इसके बाद में बीच में मैसेज। तो ये तीन मुख्य कंपोनेंट है किसके, संचार के। और विचारों को आदान प्रदान करना, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, दो व्यक्तियों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, या दो या दो से अधिक पक्षों, या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का, जो सूचनाओं का, इनका आदान प्रदान करना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो देखिएगा कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच में जानकारी, विचार, विचारधारा, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वो मौखिक रूप से भी हो सकता है, और इसके साथ में मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दो प्रकार से हो सकता है बेटा। कितने प्रकार से हो सकता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। कौन सा होता है बेटा, नॉन वर्बल होता है। सबसे पहले अपन समझते हैं वर्बल के बारे में। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, मतलब शाब्दिक, मतलब ये किससे होता है, ये शब्दों के द्वारा होता है। ये बोलकर भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, पर शब्दों का यूज करेंगे। नॉन वर्बल में शब्दों का यूज नहीं करेंगे, इसमें नॉन वर्बल में शब्दों का यूज नहीं करेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं, जैसे ये कितने हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप क्या समझोगी कि 5 है। ठीक है, आपके घर वाले होते हैं, घर वाले आंखें निकालते हैं, तो आप क्या समझते हो कि पापा क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैंने गलती कर दी। ठीक है, कई मेहमान आए हुए होते हैं, कुछ चीजें आपको इशारों में समझा देते हैं, मतलब वो शब्दों का यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही समझा देते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसमें संचार की प्रक्रिया में वो तो मैंने समझा दिया था, पर इसके बाद में भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि संदेश, मतलब इसमें भेजने वाला सेंडर में हुआ, इसके साथ में मैसेज, मतलब जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या आई, कम्युनिकेशन, वो आ गया। इसके मीडियम, मतलब मैं आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो वो चीजें आ जाएगी। इसके बाद में रिसीवर, मतलब आपके पास में पहुंच रही है और आप इसकी फीडबैक दोगे, आप इसका फीडबैक दोगे, मेरे को बताओगे कि समझ में आया या नहीं आया, तो ये फीडबैक होता है। तो ये इसके क्या है, कंपोनेंट है, या प्रोसेस भी इसको समझ सकते हो। सेंडर में भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ। मीडियम किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से।
और कहाँ तक पहुंच रहा है आपके पास में, और आप फिर मेरे को वापस क्या भेजोगे, फीडबैक भेजोगे, मतलब मेरे को बताओगे कि समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद में बात करते हैं संचार के प्रकार होते हैं वर्बल, और वर्बल क्या होता है, शब्दों के द्वारा, और नॉन वर्बल किसके द्वारा होता है, ये शब्दों के द्वारा नहीं होता है। एक होता है लिखित जो कि लिख कर होता है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल का मैंने समझा दिया। अब इसके बाद में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पर आप क्या कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर लिखकर। और इसके साथ में ही साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी साथियों के पास में पहुंचाना, और अभी तक भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।